Good morning everyone. Welcome you all in this science class. I am Kavita Gupta, your science teacher. As you know, our seventh chapter, Conservation of Plants and Animal, has been completed. Okay, and I hope you all have read the chapter. So today I am going to explain the question answers of this chapter. Okay, so let's start. Question first, fill in the blanks. A place where animals are protected in their natural habitat is called. The answer is sanctuary. Second, species found only in a particular area is known as. ठीक है, ऐसी स्पीशीज जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एंडेमिक. एंडेमिक स्पीशीज हमने पढ़ा था ना, वही होता है ये. एंड थर्ड इज माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे प्लेसेस बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंज. ठीक है, जहाँ वो रहती हैं वहाँ के क्लाइमेट्स में जैसे चेंज होता है, तो जिसकी वजह से वो क्या करती है? माइग्रेशन करती है, मीन्स एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर अपना चले जाती हैं. ओके, सो दीज आर द आंसर्स. नाउ द सेकंड क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग. ठीक है, जो आपके 4 क्वेश्चन हैं इसके अंदर, इसमें आपको क्या बताना है? डिफरेंशिएट बताना है, डिफरेंस बताना है. फर्स्ट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व. इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है? एन एरिया विद इन विच वाइल्ड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सटर्नल डेंजर्स लाइक हंटिंग. ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वो होती हैं जहाँ पर आपके जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है. किस चीज़ से? बाहरी उनके किसी प्रकार का उनका जो खतरा होता है, डेंजर होता है उन्हें, लाइक जैसे हंटिंग, शिकार का, तो उस चीज़ से उन्हें वहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाता है. बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? एन एरिया कंस्ट्रक्टेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, बायोडाइवर्सिटी मीन्स इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर केवल आपके वाइल्ड एनिमल्स आते हैं, बट इसके अंदर आपके प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सभी चीज़ें आ जाती हैं. एडिक्वेट हैबिटेट एंड प्रोटेक्शन आर प्रोवाइडेड फॉर द वाइल्ड एनिमल्स लिविंग इन अ सेंचुरी. ठीक है, आ गया ना. इसमें देखिए, केवल किसके लिए होता है? ये वाइल्ड एनिमल्स के लिए होता है. But several life forms like plants, animals and microorganism conservation are possible in a reserve. But biosphere reserve में आपको plants, animals, microorganisms सबके लिए क्या किया जाता है? वहाँ पर वहाँ उन्हें प्रोटेक्शन दी जाती है और वो उसके लिए होते हैं, रिजर्व होते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का है कॉर्बेट नेशनल पार्क, और बायोस्फीयर रिजर्व है जैसे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व. ओके, understand? Second is zoo and wildlife sanctuary. जू में, जू होते हैं आपके, जैसे देखे होंगे आपने हर प्लेसेस पर, बहुत सारी सिटीज में जू हैं. एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. जू क्या होता है? एनिमल्स आर कैप्ड इन आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड फैसिलिटीज फॉर पब्लिक एग्जिबिशन. ठीक है, मीन्स पब्लिक को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए आर्टिफिशियली एनिमल्स को वहाँ पर रखा जाता है, केजेस के अंदर रखा जाता है, पिंजरे में रखा जाता है, और उनको वहाँ पर सारी फैसिलिटीज दी जाती है ना. बट और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या होता है? एन एरिया विद इन विच वाइल्ड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सटर्नल डेंजर्स लाइक हंटिंग. इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर क्या होता है? एक पूरा बहुत काफ़ी बड़ा एरिया होता है जहाँ पर एनिमल्स को केवल प्रोटेक्ट किया जाता है एक्सटर्नल डेंजर्स से, है ना. नेक्स्ट है इसमें, इट इज़ एन आर्टिफिशियल हैबिटेट एंड द एनिमल्स मे और मे नॉट अडेप्ट टू द न्यू कंडीशंस. यहाँ पर उनको आर्टिफिशियली कंडीशंस प्रोवाइड की जाती हैं, हैबिटेट उनको आर्टिफिशियली दिया जाता है, बट कुछ एनिमल्स ऐसे हो सकते हैं जो उस कंडीशंस को अडेप्ट नहीं कर पाए और वो उनके लिए वहाँ पर डेंजर भी हो सकता है ना. बट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती हैं? द एनिमल्स आर कंजर्व विद इन देयर नेचुरल हैबिटेट इटसेल्फ. ठीक है, वहाँ नेचुरली उनका एनवायरनमेंट उनके पास होता है जिसमें वो फ्री होते हैं कहीं भी आने जाने के लिए, और अपनी हंटिंग, जो अपना शिकार है, वो वहाँ पर खुद करते हैं. ओके, सो दे वुड नॉट हैव टू प्रॉब्लम विद देयर सराउंडिंग्स. इसलिए उन्हें जो आसपास के जितने भी वहाँ पर सराउंडिंग्स होती है उससे उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती.
नेक्स्ट है एंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज। एंडेंजर्ड स्पीशीज क्या होती हैं? जैसे मैंने आपको बताया, वो स्पीशीज जो अब धीरे धीरे क्या होती जा रही हैं, खत्म होती जा रही हैं, और एक्सटिंक्ट होती हैं जो खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, देखिए, द स्पीशीज विच आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन मीन्स बिल्कुल खत्म होने की कगार पर खड़ी हैं अभी, आर कॉल्ड एज एंडेंजर्ड स्पीशीज। एग्जाम्पल है इसकी जैसे बंगाल टाइगर, ब्लू व्हेल एक्सेट्रा। ये दो एनिमल्स हैं जो आपकी क्या है, एंडेंजर्ड हैं, एक्सटिंक्ट होती हैं। द स्पीशीज ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट स्पीशीज। जो अभी आपके एग्जिस्टेंस में नेचुरली अभी आपको नहीं मिलती है देखने के लिए, वो कहलाती हैं आपकी एक्सटिंक्ट स्पीशीज। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे कैबियन, मॉन्क सील, ग्रेट ऑंक, पैसेंजर पिजन, ये सारे आपके केस में आते हैं, आपके एक्सटिंक्ट स्पीशीज के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है इसमें फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, फ्लोरा क्या होते हैं? इट इज अ कलेक्टिव नेम फॉर द प्लांट लाइफ फ्रॉम अ पर्टिकुलर एरिया। किसी पर्टिकुलर एरिया में जो प्लांट्स होते हैं उनको कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं हम? फ्लोरा। एंड फौना क्या होते हैं? इज अ कलेक्टिव नेम फॉर द एनिमल लाइफ फ्रॉम अ पर्टिकुलर एरिया। फ्लोरा के एग्जाम्पल्स हैं जैसे स्पर्ज एंड हॉगवीड फ्रॉम द नीलगिरीज। नीलगिरीज रीजन में पाई जाती हैं ये जो। एंड फौना के अंदर है आपके लैंगो टाइगर, तहिल फ्रॉम द नीलगिरीज रीजन। ठीक है, वहाँ से ही आपके दोनों चीज़ें बताए हुए हैं, उस रीजन में जो फ्लोरा होते हैं और जो फौना होती है। ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन, डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द फॉलोइंग। मीन्स इसमें कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, उसमें आपको बताना है कि डिफॉरेस्टेशन का इन चीज़ों पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि डिफॉरेस्टेशन होता क्या है। देखिए, फर्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर, ठीक है, जो आपकी फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं, उनके ऊपर डिफॉरेस्टेशन का क्या असर होता है ना? रिमूवल ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स लाइव फ्रॉम अ पर्टिकुलर एरिया फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर और फॉर अदर सच पर्पसेस इज टर्म्ड एज डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, मतलब इंडस्ट्रीज के लिए, एग्रीकल्चर मीन्स होता है खेती के लिए, या फिर किसी और वजह से जंगलों को, पेड़ों को काटना किसी एक पर्टिकुलर एरिया से क्या कहलाता है? आपका डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। प्लांट्स फॉर्म द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वेरियस एनिमल्स। प्लांट्स जो होते हैं क्या होते हैं? बहुत सारे एनिमल्स के लिए नेचुरल हैबिटेट में पे अब फूड के लिए, अपने शेल्टर के लिए वो एक तरीके से किस पे डिपेंड्स होते हैं? प्लांट्स पे डिपेंड्स होते हैं। डिस्ट्रॉइंग द प्लांट लाइफ will ultimately threaten the existence of animals in that particular ecosystem and may lead to their extinction। ठीक है, इसलिए ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स पे डिपेंड हैं, तो धीरे धीरे अगर प्लांट्स को हम खत्म करते जाएंगे तो वो एनिमल्स भी क्या होते जाएंगे हमारे? धीरे धीरे बिल्कुल विलुप्त हो जाएंगे, एक्सटेंट हो जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से डिफॉरेस्टेशन आपके वाइल्ड एनिमल्स पर इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट पर इसका क्या असर होता है? इन प्लांट्स, photosynthesis takes place by the absorption of CO2 from the Earth's atmosphere। ठीक है, as you know, plants take carbon dioxide from the atmosphere for the process of photosynthesis, है ना? And what is the photosynthesis? The process by which they make their food। ओके, जो प्लांट्स की लीव्स होती हैं वो पूरे अपने प्लांट्स के लिए क्या बनाती हैं? फूड प्रिपेयर करती हैं। तो उसके लिए वो क्या होता है? एटमॉस्फेयर से उन्हें क्या चाहिए होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए होती है। The percentage of CO2 in the atmosphere increases rapidly if the plant life of an area is destroyed। ठीक है, अगर किसी पर्टिकुलर एरिया से प्लांट लाइफ को आप खत्म ही कर देंगे तो उस एरिया का जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है एटमॉस्फेयर के अंदर वो क्या होता जाएगा? धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, क्योंकि जो प्लांट्स ही नहीं रहेंगे वहाँ पर तो CO2 को एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएगा कोई, और वो CO2 है वो वहाँ पर एटमॉस्फेयर में क्या होती जाएगी? धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। Increased concentration of CO2 results in the
trapping of excessive heat radiations within the Earth's atmosphere, contributing to global warming. ग्लोबल वार्मिंग मैंने आपको पहले भी कई बार आ चुका है ये वर्ड, आप लोग जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, कि हमारी जो अर्थ का टेम्परेचर है वो धीरे धीरे जैसे बढ़ता जा रहा है ना, उसकी वजह से। और मेन रीजन जो होता है इसका क्या होती है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जो आपकी ग्रीन हाउस गैस भी इसे हम कहते हैं, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा ये आपके हीट को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, और उतना ही ज़्यादा हमारे अर्थ का टेम्परेचर वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। दिस रिजल्ट्स इन द राइज ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एंड डिस्टर्ब्स द वाटर साइकिल। ठीक है, तो ये टेम्परेचर जब अर्थ का बढ़ता जाता है तो ये हमारी जो वाटर साइकिल होती है उसको भी क्या करता है, डिस्टर्ब करता है, विच अकर्स इन नेचर, हैंस रेनफॉल पैटर्न चेंजेस लीडिंग टू ड्रॉट्स एंड फ्लूड्स। तो रेनफॉल का जो पैटर्न है वो भी क्या होता जाएगा, चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से या तो बहुत ज़्यादा पानी बारिश होगी, बाढ़ आ जाएगी, या फिर क्या हो जाएगा आपका ड्रॉट मीन्स अकाल, सूखा पड़ जाता है ना जो। तो ये चीज़ें जो हैं और ये सब रीज़न किसकी वजह से हो रहा है, ये सब आपका डिफॉरेस्टेशन की वजह से है ना। द नेक्स्ट इज इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन विलेजेस। विलेजेस पे मीन्स गांवों में किस तरीके से ये आपका डिफॉरेस्टेशन इफेक्ट करता है। द सॉइल पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर इन अ प्लेस बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट्स, ट्रीज एंड अदर वेजिटेशंस। ठीक है, जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की या ट्रीज की, वो आपकी सॉइल को क्या करके रखती हैं, होल्ड करके रखती हैं सॉइल के पार्टिकल्स को, है ना, जिससे वो हवा की वजह से या बहुत ज़्यादा रेन की वजह से, पानी की वजह से वो आपकी बहकर नहीं चली जाए, तो सॉइल को वहीं पर आपके होल्ड करके रखती हैं। In the event of water flow or a high-speed wind over the top layer of the soil particles get removed easily as there are no plants to hold it in place. ठीक है, तो उससे जैसे क्या होता है, इसको हम बोलते हैं सॉइल इरोजन, द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल, है ना। जो आपकी सॉइल की जो सबसे ऊपर की टॉप लेयर होती है, जो सबसे ज़्यादा क्या होती है, उसके अंदर ह्यूमस होती है, फर्टाइल होती है ना। अगर वो ही आपकी हवा या पानी की वजह से बह जाएगी तो वो जो आपकी सैंड है, जो आपकी सॉइल है, वो कैसी हो जाएगी, धीरे धीरे डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। डेजर्टिफिकेशन पढ़ा था ना हमने, ये प्रोसेस यही होता है, सॉइल इरोजन होगा, सॉइल वहाँ से बहकर चली जाएगी, तो उसकी जो सॉइल के नीचे की जो रॉक्स वगैरह हैं वो आपको नज़र आ जाएंगी, और वो जो एरिया है, वो जो लैंड है, वो आपकी कैसी हो जाएगी, अनफर्टाइल हो जाएगी। ठीक है, thus soil erosion is increased by deforestation activities. Soil loses fertility and loses humus. सॉइल अपनी जो फर्टिलिटी है वो भी उसकी खो देगी, और उसकी जो ह्यूमस होती है, जो उसका फर्टाइल पार्ट होता है आपका सॉइल का, वो भी क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। Hence a fertile land fit the agriculture turns into a desert. तो धीरे धीरे वो जो लैंड है वो आपकी, मैंने भी बताया आपको, जैसे किसमें चेंज हो जाएगी, आपकी डेजर्ट में चेंज हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन सिटीज। सिटीज पे मीन शहरों में इसका क्या असर होता है, द रिस्क ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज। नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं प्राकृतिक आपदाएं, है ना, like floods and droughts in urban areas is increased by deforestation. वो भी आपकी बढ़ते जा रहे हैं। It will also lead to global warming because of increased CO2 level in the atmosphere. This is a result of continuous pollution from atmosphere from automobiles and industries. ठीक है, ये फॉरेस्ट नहीं होंगे, ट्रीज नहीं होंगे, जिससे आपके ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, और एटमॉस्फेयर में क्या बढ़ता जाएगा, अगर CO2 का लेवल बढ़ता जाएगा तो उसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ता जाएगा, क्योंकि बहुत सारे सिटीज़ के अंदर आप देखते हैं इंडस्ट्रीज़ लगी हुई होती हैं, ऑटोमोबाइल्स व्हीकल्स चलते हैं इतने सारे रोड्स पर, तो उनका जो स्मोक निकलता है उसकी वजह से एयर के अंदर हमारे क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाएगा। द वाटर साइकिल इन द विसिनिटी इज ऑल्सो अफेक्टेड, और उसकी वजह से जो वाटर साइकिल है वो भी आपका इफेक्ट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से डिफॉरेस्टेशन हमारे सिटीज को भी इफेक्ट करता है। इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन अर्थ। ठीक है, अब हमारी अर्थ पर क्या ये इफेक्ट करता है।
Deforestation leads to increased chances and occurrences of desertification. किसके चांसेस बढ़ते जा रहे हैं उसकी वजह से? डेजर्टिफिकेशन के, ड्रॉट्स के एंड फ्लड्स के, अकाल, सूखा, ठीक है, इन सब के जो चांसेस हैं वो क्या होते जा रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं. कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन द अर्थ's atmosphere also increases, which leads to global warming. The water cycle is disturbed and there is also an increased risk of natural calamities. ठीक है. अब देखिए मतलब सभी मेन जो डिफॉरेस्टेशन है वो आपके क्या करता है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो डालता है वो हमारे ह्यूमंस के ऊपर डालता है. ठीक है. तो अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो प्लांट्स पर हम हर तरीके से सिर्फ केवल प्लांट्स पे ही डिपेंड होते हैं. प्लांट्स ही हमारे एटमॉस्फेयर को क्लीन रखते हैं, प्लांट्स ही हमें फूड देते हैं, बहुत सारे एनिमल्स का शेल्टर जो होता है वो भी प्लांट्स ही होते हैं. तो अल्टीमेटली सब चीज़ें आपकी कहाँ से रिलेट करती हैं? प्लांट से ही रिलेट करती हैं. तो अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे तो वो आपकी हर चीज़ पर इफ़ेक्ट डालेगा, आपके विलेजेस में भी, सिटीज़ में भी, अर्थ पर भी, और हमारी जो डेली रूटीन है, लाइफ है, उस पर भी बहुत ज़्यादा ये इफ़ेक्ट डालते हैं. ओके. तो सभी में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, सभी के अंदर जो रीज़न है वो आपका कॉमन ही है ना. नेक्स्ट है आपका इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द नेक्स्ट जनरेशन. हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसके ऊपर डिफॉरेस्टेशन किस तरीके से इफेक्ट करता है. आवर एनवायरनमेंट इज स्लोली चेंज्ड बाय द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफॉरेस्टेशन. हमारा एनवायरनमेंट भी धीरे धीरे कैसा होता जा रहा है? चेंज होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा पोल्यूट होता जा रहा है, both directly and indirectly. Soil erosion, global warming, desertification, drought, greenhouse effect, floods, and many other problems are caused only because of deforestation. ये सारी problems केवल किसकी वजह से होती हैं? Deforestation की वजह से. Ultimately, the next generation will be facing the consequences of deforestation. जो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी इन सब परिणामों को क्या करेगी? फेस करेगी, है ना. हम जिस तरीके से फेस कर रहे हैं, हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो भी इन्हीं प्रॉब्लम्स को क्या करती जाएगी? फेस करती रहेगी, अगर हमने इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकाला, है ना. किसका? डिफॉरेस्टेशन का. तो सॉल्यूशन आपका यही है कि कम से कम ट्रीज को हमें कट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करना है. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं, ट्रीज को काटना नहीं है, एनर्जी को सेव करना है, फ्यूल को सेव करना है, तभी हम अपनी अर्थ को बचा सकते हैं. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4. व्हाट विल हैपन इफ? फर्स्ट, इफ वी गो ऑन कटिंग द ट्रीज. अगर क्या होगा यदि, इफ वी गो ऑन कटिंग द ट्रीज, यदि हम पेड़ काटते जाएंगे. ठीक है. देखिए सारी चीज़ें आपकी कॉमन ही हैं, सभी चीज़ों में ये है. अभी हमने डिफॉरेस्टेशन पढ़ा, वो भी यही चीज़ थी, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, और अभी यही है कि अगर हम पेड़ों को काटेंगे तो क्या होगा. इफ वी गो ऑन कटिंग द ट्रीज, द एनिमल्स विल लॉस देयर नेचुरल हैबिटेट, है ना. अपना जो एनिमल्स हैं वो अपना नेचुरल हैबिटेट क्या कर देंगे? खो देंगे. एज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ देयर इकोसिस्टम आर डिस्ट्रॉयड. दिस रिड्यूसेस द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द अफेक्टेड एरियाज. वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है, मतलब वेराइटी ऑफ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे. The temperature of the earth also increases and gives way to global warming. Global warming in turn affects the water cycle. जो global warming हो रही है, टेम्परेचर बढ़ेगा, वो हमारी वाटर साइकिल को भी क्या करेगा? अफेक्ट करता है. Rainfall pattern changes leading to droughts and floods. Risk of soil erosion, global warming, desertification, greenhouse effect increases. वही सब चीज़ें हैं, यही सारे आपके रीज़न हैं जो आपको कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो आपकी डिफॉरेस्टेशन की वजह से या कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज की वजह से आपके हो सकते हैं. ओके. नेक्स्ट है, इफ द हैबिटेट ऑफ एन एनिमल इज डिस्टर्ब्ड. कोई एक एनिमल अपने हैबिटेट में, नेचुरल एनवायरनमेंट में रह रहा है, अगर उसे हम डिस्टर्ब करेंगे तो क्या होगा? All the basic necessities for an animal like food, water, shelter and protection is provided by the habitat in which the animal lives. In disturbing the habitat of the animals forces it to move to another
place in search of food, water, shelter and protection. ठीक है, नेचुरल हैबिटेट जिसमें एनिमल्स रहता है वो उसको क्या क्या देता है, वहाँ से उसको फूड, वाटर, शेल्टर, प्रोटेक्शन सब चीज़ें उसे उस एनवायरनमेंट से मिलती हैं। अगर उसे ही हमने डिस्टर्ब कर दिया तो उसके लिए वो क्या करेगा, ठीक है, वहाँ से मूव करने की सोचेगा। अगर वो सब चीज़ें उसे वहाँ नहीं मिलेंगी तो वो यही सोचेगा कि मैं यहाँ अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह पर जाने की वो कोशिश करेगा। तो द एनिमल्स इन ड्यू कोर्स में गेट किल्ड बाय अदर एनिमल्स। ठीक है, तो इसी वजह से जो एनिमल्स है वो मूव करता है अपनी जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए, वो मजबूर होता है, उसको फोर्स किया जाता है, तो वो क्या किया जाएगा, दूसरे एनिमल्स के द्वारा उसको क्या कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, है ना। अगर अपना रीजन छोड़कर ये दूसरे के रीजन में जाएंगे तो वहाँ के एनिमल्स हैं वो या तो उसको मार देंगे या उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसा ही होता है ना, अगर हम अपना जगह छोड़कर किसी दूसरी जगह पे जाते हैं तो वहाँ एडजस्ट होने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसी तरह से इन एनिमल्स को भी लगता है, या तो वो उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट ही नहीं कर पाएंगे, वैसे ही ऑटोमेटिकली वो मर जाएंगे, या वो दूसरे एनिमल्स के द्वारा भी क्या कर दिए जाएंगे, मार दिए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है, इफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज रिमूव्ड। टॉप लेयर ही अगर रिमूव हो जाती है सॉइल की, मीन्स सॉइल इरोजन होता है, तो क्या होगा। देखिए, जो टॉप सॉइल होती है, टॉप लेयर होती है, वो ही आपकी फर्टाइल होती है ना, उसी में बहुत ज़्यादा ह्यूमस होती है। तो अगर वो ही नहीं होगी तो हमारी जो लैंड है वो बैरन हो जाएगी। बैरन मीन्स कहते हैं बंजर हो जाएगी, है ना, वो फर्टाइल ही नहीं रहेगी। और बंजर जो ज़मीन होती है उसमें हम ना तो एग्रीकल्चर के लिए भी उसको काम में नहीं ले सकते। ठीक है, ऑल द बेसिक नेसेसिटीज removing the top layer of the soil gradually exposes the lower layer of the soil। ठीक है, तो टॉप लेयर अगर हट जाएगी तो वो जो उसकी जो नीचे की हार्ड सॉइल है ना, जो रॉकी सॉइल है, वो आपको नजर आने लगेगी। द लोअर लेयर्स ऑफ द सॉइल आर हार्ड एंड रॉकी इन नेचर। कैसी होती है वो, रॉक्स होती है, रॉकी होती है नेचर में, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है और लेस फर्टाइल होती है। दिस इज बिकॉज ऑफ द रिड्यूस्ड क्वांटिटी ऑफ ह्यूमस, क्योंकि उसमें ह्यूमस की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो सॉइल इरोजन ऑन अ कंटिन्यूड बेसिस विल टर्न इट बैरन एंड इनफर्टाइल। अगर लगातार सॉइल इरोजन होता रहा, प्रोसेस चलता रहा, तो वो धीरे धीरे जो आपकी लैंड है वो किस में चेंज हो जाएगी, आपकी डेजर्ट में चेंज हो जाएगी, बैरन हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, है ना, इनफर्टाइल हो जाएगी। ना आप उस पर खेती कर सकते हैं, ना ही उस पर कोई प्लांटेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, सॉइल इरोजन को बचाना है। और उसको बचाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, प्लांटेशन, क्योंकि जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो ही आपके सॉइल इरोजन को क्या करती हैं, कम करती हैं। ठीक है, नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन, आंसर इन ब्रीफ। ठीक है, शॉर्ट में आपको आंसर देना है इसका। ए, वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को हमें कंजर्व क्यों करना है। The number and variety of various life forms such as plants, animals and microorganisms in that area are called biodiversity। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया के जो प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी वैरायटी होती है, वो सब मिलके क्या कहलाती हैं, बायोडाइवर्सिटी कहलाती हैं। बोथ plants and animals have a mutual dependence on each other for their survival। और वो आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, किसी भी वजह से होते हैं। जैसे एनिमल्स हैं वो प्लांट्स पर डिपेंड है अपने फूड के लिए, ठीक है, और जो प्लांट्स होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे भी डिपेंड होते हैं, एनिमल्स पे भी, क्योंकि एनिमल्स का जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे उनको क्या मिलती है, ह्यूमस होती है, वो उसको ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं, मैन्योर प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक दूसरे पर क्या होते हैं, डिपेंड्स होते हैं, है ना, एज दे आर रिलेटेड टू वन अनदर। एक दूसरे पर क्या करते हैं, रिलेट करते हैं एक दूसरे को। डिस्ट्रक्शन ऑफ वन विल ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय द अदर। अगर हम किसी एक को भी डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, डिस्ट्रॉय करते हैं, तो ऑटोमेटिकली दूसरा भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। Hence, biodiversity has to be conserved in order to maintain नेचर्स बैलेंस। ठीक है, अगर नेचर का बैलेंस हमें बना के चलना है तो हमें बायोडाइवर्सिटी को भी क्या करना पड़ेगा, कंजर्व करना पड़ेगा, मीन्स उसको प्रोटेक्ट, संरक्षित रखना पड़ेगा,
तभी हमारी जो नेचर है वो बैलेंस रह पाएगी और हम इजीली इसमें रह पाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर ऑल्सो नॉट कम्प्लीटली सेफ फॉर वाइल्ड एनिमल्स। वाई? जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, जो फॉरेस्टों को भी प्रोटेक्ट करके जो रखा जाता है, जैसे वाइल्ड लाइफ जो फॉरेस्ट होते हैं, तो वो भी आपके कम्प्लीटली सेफ नहीं है वाइल्ड एनिमल्स के लिए। ऐसा क्यों है? पीपल हु लिव नियर द फॉरेस्ट, ठीक है, जो आसपास के जो लोग हैं जो आपके फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं, डिपेंड ऑन द रिसोर्सेज ऑफ द फॉरेस्ट इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर डे टू डे नीड्स। ठीक है, तो वो अपने रिसोर्सेज के लिए डेली की उनकी नीड्स कुछ ज़रूरतें होती हैं जिनकी वजह से वो फॉरेस्ट पे डिपेंड होते हैं। लाइक वुड, लकड़ी चाहिए होती है उन्हें जलाने के लिए, फ्यूल के लिए, है ना, फूड के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो वो अपने डे टू डे नीड्स के लिए प्लांट्स पर ही डिपेंड्स होते हैं। देयरफॉर इट इज़ नॉट सेफ फॉर एनिमल्स लिविंग इन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। इसीलिए वहाँ के जो एनिमल्स हैं वो भी आपके सेफ नहीं है। द एनिमल्स वुड बी थ्रेटन्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है, अगर वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर ह्यूमन की पॉपुलेशन होगी तो वो भी एनिमल्स के लिए क्या होता है, एक तरीके से खतरा होता है। आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा अगर पॉपुलेशन, बहुत सारे लोग अगर वहाँ एक जगह इकट्ठा हैं तो वाइल्ड एनिमल्स भी, जैसे लाइक आपके टाइगर है, वो भी उस जगह पर आने से क्या होता है, डरता है, उसे भी डर लगता है ना। दिस रिजल्ट इन द किलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, जिससे वाइल्ड एनिमल्स क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे मरते जा रहे हैं। एंड सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूज सम्स ऑफ मनी। और उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, मीन्स इनका शिकार किया जाता है, या तो इनकी स्किन के लिए, इनके फ्लैश के लिए, इनके बहुत सारे, जैसे आप कह सकते हैं जो ये होते हैं एलिफेंट्स होते हैं, इनके जो टीथ होते हैं ना, उसके लिए आइवरी होती है, आइवरी बनती है, इसको बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए एनिमल्स को क्या किया जाता है, उनका शिकार किया जाता है और बहुत ज़्यादा, मतलब उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल करके बहुत ज़्यादा पैसा लोग कमा लेते हैं, जिसकी वजह से उनका क्या करते हैं, शिकार करते हैं, है ना। तो ये सब, इन सब चीज़ों की वजह से जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है वहाँ भी एनिमल्स को क्या है, वहाँ भी वो सेफ नहीं है कम्प्लीटली, वहाँ भी उनको खतरा हमेशा बना रहता है कि कभी भी कोई भी आकर उनका शिकार कर सकता है, उनको मार सकता है। ओके, सम ट्राइबल्स डिपेंड ऑन द जंगल। हाउ? ट्राइबल्स मीन्स होते हैं आदिवासी लोग, है ना, जो जंगलों में या ऐसे रहते हैं, जो उन्हें हम बोलते हैं ट्राइबल्स। द फॉरेस्ट प्रोवाइड फूड, फूडर एंड अदर रिसोर्सेज टू द ट्राइबल पीपल। जो ट्राइबल पीपल होते हैं, आदिवासी लोग होते हैं, वो भी पूरी तरीके से किस पे डिपेंड होते हैं, फॉरेस्ट पे, अपने फूड, फूडर मीन्स होता है चारा, और अदर रिसोर्सेज के लिए। इट इज़ inevitable for them to depend on forest and their resources for everyday needs. Inevitable means होता है कि अपनी ज़रूरतों के लिए वो फॉरेस्ट पर डिपेंड होते हैं, तो उस चीज़ को वो क्या नहीं कर सकते, उस चीज़ से वो नहीं, मतलब हम उन्हें उस चीज़ के लिए मना नहीं कर सकते। ये चीज़ें उनके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आदिवासी लोग हैं, जंगलों में ही रहते हैं, उसी पे पूरी तरीके से डिपेंड होते हैं, तो उस चीज़ के लिए ना तो हम उन लोगों को मना कर सकते हैं, ना ही उनके पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है ना। इनेविटेबल मीन्स कोई अदर ऑप्शन नहीं है उनके पास इसके अलावा, इस चीज़ को वो अवॉइड नहीं कर सकते, हम भी इस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते, ये उन्हें करना ही पड़ेगा। ओके, तो ये चीज़ होती है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या कारण हैं, क्या क्या उसके परिणाम होते हैं, ये सब हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यही चीज़ें बताई हैं। देखिए, causes of deforestation. There are a lot of causes for deforestation. A few of them are listed below. First, in order to accommodate the ever expanding urban population, forest areas are often cleared and converted into lands for various uses. ठीक है, धीरे धीरे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो फॉरेस्ट, जंगल धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, उनको साफ किया जा रहा है और उस जमीन को या तो एग्रीकल्चर के लिए, या बिल्डिंग्स के लिए, या फैक्ट्रीज के लिए काम में ले लिया जाता है। फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज लाइक क्रॉप कल्टीवेशन एंड कैटल ग्रेजिंग, फॉरेस्ट लैंड्स आर क्लियर्ड, है ना। कैटल ग्रेजिंग मीन्स होता है जो कैटल्स होते हैं, जैसे काऊ हैं, हॉर्सेज हैं,
उनके ग्रेजिंग मीन्स चरने के लिए, है ना, उस लैंड को, फॉरेस्ट को क्या कर दिया जाता है, क्लियर कर दिया जाता है। और क्रॉप कल्टीवेशन मीन्स फसल के लिए, खेती के लिए भी उस जो जंगल होते हैं वहाँ के, उन्हें क्या कर दिया जाता है, एकदम साफ कर दिया जाता है। फायरवुड इज अ मेजर प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉरेस्ट। फायरवुड होती है ना, जलाने के लिए लकड़ी जो चाहिए होती है, एंड इट इज़ वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर कटिंग द ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से जो बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पर, लार्ज स्केल पर पेड़ों को काटा जाता है। नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। क्या क्या इसके परिणाम हो सकते हैं? देयर आर अ लॉट ऑफ fatal consequences caused by deforestation. A few of them are listed below. कुछ आपके यहाँ दिए हुए हैं। देखिए, सॉइल इरोजन होता है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, फ्लड्स, ड्रॉट्स, ग्लोबल वार्मिंग एज अ रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, एंड डिस्टर्बेंस ऑफ वाटर साइकिल। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या हैं, कॉन्सिक्वेंसेज हैं कि डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक क्या होती है, बताया था, जो बहुत सारी जो आपकी एंडेंजर स्पीशीज हैं उनका पूरा रिकॉर्ड आपके इस बुक के अंदर रखा जाता है। रेड डेटा बुक इज बेसिकली अ सोर्स बुक which has an international list of all plants and animal species which are endangered. ओके, इंटरनेशनली बुक मतलब लिस्ट होती है, ये पूरे वर्ल्ड में जितनी भी एंडेंजर स्पीशीज हैं प्लांट्स और एनिमल्स की, उन सब का रिकॉर्ड इसमें रखा जाता है। दैट इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन, मीन्स जो बिल्कुल अपने खत्म होने की कगार पर है। द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है आपकी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, maintains the books and adds removes the names of the species by conducting a comprehensive survey. ठीक है, उस बुक में से ये जो एक यूनियन है वो आपकी क्या करती है, मेंटेन करती है इस रिकॉर्ड को, और उस बुक में से किसी एनिमल या प्लांट को ऐड करना है या उसको रिमूव करना है, तो ये सारे काम भी आपकी ये यूनियन करती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म माइग्रेशन। माइग्रेशन से हम क्या समझते हैं? The movement of an organism or a group of organisms from its natural habitat to another place on a standard basis at a particular time of each and every year is known as migration. ठीक है, एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है ऑर्गेनिजम्स का, वो अपने नेचुरल हैबिटेट से अगर दूसरे प्लेस पर जाता है, पर्टिकुलर एक टाइम होता है उसका भी, और हर साल, है ना, एवरी ईयर, ईच एंड एवरी ईयर वो अपने हैबिटेट से, नेचुरल हैबिटेट से दूसरे प्लेस की तरफ जाते हैं एक फिक्स टाइम पर, तो वो आपका क्या कहलाता है, माइग्रेशन। द ऑर्गेनिजम्स डू सो इन ऑर्डर टू अवॉइड अनहैबिटेबल कंडीशंस, ठीक है, मतलब इस तरह की कंडीशंस ऑफ क्लाइमेट और फॉर द प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग। ठीक है, मतलब इस तरह की क्लाइमेटिक, उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में जब चेंज होता है, क्लाइमेटिक चेंज होता है जो उनके लिए सुटेबल नहीं होता है, प्लेजेंट नहीं होता है, तो वो अपने प्लेस को छोड़कर दूसरे प्लेस पर चली जाती हैं और ब्रीडिंग के लिए भी वो ये माइग्रेशन करती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये है। मैंने अभी आपको ओनली 5 क्वेश्चंस करवाए हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चंस भी 6 क्वेश्चंस अभी रिमेनिंग है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी क्योंकि काफ़ी थोड़ा लेंदी हो गए हैं ये क्वेश्चन आंसर्स। तो अभी आप एक बार इनको अपनी नोटबुक के अंदर अच्छे से कर लीजिए, इनको पढ़ लीजिए। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं करा दूंगी। ओके, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।